अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी जो स्टडी है वो माशाल्लाह अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम जो यूनिट 5 है इंग्लिश का फेडरल मोड में जो न्यू इंग्लिश की बुक है 2025 की, उसकी जो एक्सरसाइज है ना यूनिट 5 की पोएम है ये मदर नेचर बाय एमिली डिकिंसन। तो इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस आउट करेंगे। तो मूव करते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले जो प्री रीडिंग क्वेश्चंस हैं, शेयर योर थॉट्स अबाउट द टाइटल मदर नेचर। तो मदर नेचर के उन्वान के बारे में ना अपने ख्यालात का इजहार करें। इसका जो आंसर है, द टाइटल मदर नेचर शोज नेचर एज अ केयरिंग एंड प्रोटेक्टिव मदर। तो मदर नेचर का जो उन्वान है कुदरत को न ख्याल रखने वाली और एक हिफाजत करने वाली माँ के तौर पर पेश किया गया है। इट गिव्स नेचर अ ह्यूमन रोल फुल ऑफ लव एंड केयर। तो ये कुदरत को न एक इंसानी किरदार देता है जो मोहब्बत और ख्याल से भरा होता है। इट प्रिपेयर्स द रीडर टू एक्सपेक्ट अ पोएम दैट रिस्पेक्ट्स एंड प्रेजेस नेचर। तो ये जो पढ़ने वाला है ना रीडर, कारी जो है, उसको ऐसी नज़म की तवक्को दिलाता है जो कुदरत की इज्जत और तारीफ करती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हैव यू रेड एनी अदर पोएम्स बाय एमिली डिकिंसन? इफ सो व्हाट थीम्स और स्टाइल्स डू यू एसोसिएट विद हर वर्क? तो आपने ना पहले कोई ये जो राइटर हैं एमिली डिकिंसन, इनकी कोई और नज़म पढ़ी है, और अगर हाँ तो इनकी शायरी को किन मौज़ूआत या अंदाज से जोड़ते हैं? तो आप इनकी कोई सी भी सर्च करके जो पोएम है उसको रीड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जिस पोएम के बारे में लिखा है आंसर में, यस एमिली डिकिंसन्स पोएम्स आर यूजुअली शॉर्ट बट मीनिंगफुल। तो इनकी जो ज़्यादातर पोएम्स होती हैं मुख्तसर होती हैं लेकिन बामानी होती हैं। शी राइट्स अबाउट नेचर, डेथ, इमोशंस एंड लाइफ आफ्टर डेथ। तो वो कुदरत, मौत, जज्बात और मौत के बाद की ज़िंदगी के बारे में लिखती हैं। हर स्टाइल इज़ थॉटफुल एंड फुल ऑफ सिंपल बट डीप वर्ड्स। इनका अंदाज गौर व फिक्र वाला होता है और वो सादा मगर गहरे अल्फाज से भरा होता है। शी ऑफन यूजेस इमेजेस एंड कंपैरिजन्स टू एक्सप्लेन बिग आइडियाज़। वो अक्सर तस्वीरी जो है ना इमेजरी और तशबीहात इस्तेमाल करती हैं ताकि बड़े ख्यालात को समझा सकें। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द टाइटल एंड द पोइट्स नेम व्हाट डू यू एक्सपेक्ट दिस पोएम माइट एक्सप्लोर और कन्वे? तो उन्वान जो है और शायर जो हैं, जो शायरा है ना, इनके नाम की बुनियाद पर ना आप क्या तवक्को करते हैं कि ये जो नज़म है किस बात की वजाहत या इजहार करेगी? तो इसका जो आंसर है, सिंस डिकिंसन लव्स नेचर द पोएम में शो नेचर एज अ लाइव एंड वाइज। तो चूँकि डिकिंसन जो है ये कुदरत से मोहब्बत करती हैं, ये नज़म कुदरत को ना जिंदा और दाना यानी इंटेलिजेंसी के तौर पे ना पेश कर सकती है। इट माइट टेल अस हाउ नेचर गाइड्स एंड टीचेस अस जेंटली। ये हमें बता सकती है कि कुदरत किस तरह नरमी से हमारी रहनुमाई और तालीम करती है। इट में आल्सो शो नेचर्स हिडन स्ट्रेंथ एंड क्वाइट डिसिप्लिन। तो ये कुदरत की छुपी हुई ताकत और खामोश नज़्म ज़ब्त को भी जाहिर कर सकती है। नेक्स्ट में जो वाइल्ड रीडिंग के क्वेश्चंस हैं, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इमेजरी इज़ क्रिएटेड बाय डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर एज द जेंटलेस्ट मदर। तो कुदरत को सबसे नरम मिजाज माँ के तौर पर बयान करने में कौन सा मंजर पैदा होता है? इसका जो आंसर है, इट गिव्स द इमेज ऑफ नेचर एज अ सॉफ्ट एंड काइंड मदर। ये कुदरत को एक नरम और मेहरबान माँ के तौर पर दिखाता है। शी केयर्स फॉर एवरी लिविंग थिंग विद पेशेंस एंड लव। वो हर जानदार का सब्र और मोहब्बत से ख्याल रखती है। दिस इमेज शोज पीस, सेफ्टी एंड जेंटल केयर। तो ये मंजर सुकून, हिफाजत और नरमी से देखभाल को जाहिर करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एज यू रीड अबाउट नेचर्स कन्वर्सेशन एंड हाउस होल्ड व्हाट इमोशंस और एटमॉस्फेयर आर इवोक्ड? तो जब आप कुदरत की गुफ्तगू और घराने के यानी हाउस होल्ड के बारे में पढ़ते हैं तो कौन से जज्बात या माहौल का एहसास होता है? इसका जो आंसर है, इट फील्स लाइक अ पीसफुल एंड लविंग होम। ये पुरअमन और मोहब्बत भरे घर जैसा महसूस होता है। नेचर सीम्स अलाइव स्पीकिंग काइंडली थ्रू हर साउंड्स। तो कुदरत जिंदा महसूस होती है, अपनी आवाज़ों से नरमी से बात करती है। दिस क्रिएट्स फीलिंग्स ऑफ काम, वार्मथ एंड बिलोंगिंग। तो ये सुकून, गर्मजोशी और अपनायत के जज्बात पैदा करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कंसीडर द रोल ऑफ द सन गोइंग डाउन इन द पोएम, हाउ डज इट अफेक्ट द सीन एंड द मूड? तो नज़म में ना सूरज के गरूब होने का क्या किरदार है, ये मंजर और माहौल पर क्या असर डालता है? इसका जो आंसर है,
द सेटिंग सन शोज द डे इज एंडिंग, सूरज का गरूब होना दिन के इख्तिताम को जाहिर करता है। इट मेक्स द सीन क्वाइट एंड रेस्टफुल, तो ये मंजर को खामोश और पुरसकून बनाता है। इट फील्स लाइक नेचर इज जेंटली पुटिंग हर चिल्ड्रन टू स्लीप, ऐसा लगता है जैसे कुदरत नरमी से अपने बच्चों को सुला रही हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट सिग्निफिकेंस डू यू फाइंड इन द मेंशन ऑफ द टिमिड प्रेयर ऑफ द क्रिकेट एंड द मोस्ट अनवॉर्दी फ्लावर, तो झींगर की ना जो खामोश सी दुआ है, डरी हुई समझ लें, और सबसे जो कमज़ोर फूल है ना जिसकी कोई कीमत नहीं है, कमतर समझ लें, इसका जो जिक्र है किस अहमियत को जाहिर करता है? इसका जो आंसर है, इट शोज दैट नेचर केयर्स फॉर इवन द स्मॉलेस्ट क्रिएचर, तो ये जाहिर करता है ना कि कुदरत छोटे से छोटे जानदार का भी ख्याल रखती है। द क्रिकेट्स टिमिड प्रेयर मीन्स सिंपल एंड हॉनेस्ट फीलिंग, तो ये जो उसकी दुआ है ना थोड़ी सहमी हुई सी, इसका मतलब है कि ये सादा और सच्चे जज्बात जो हैं। द अनवर्दी फ्लावर शोज दैट नथिंग इज इग्नोर्ड इन नेचर, तो ये जो बहुत ही कम कीमत फूल है ना, नाहल समझ लें, ये जाहिर करता है कि कुदरत में कुछ भी नज़रअंदाज नहीं होता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ डज द पोइटेस्ट characterize nature's relationship with her children, especially in the lines mentioning the feeblest or vividest, तो शायरा जो हैं कुदरत के अपने बच्चों के साथ ताल्लुक़ को कैसे बयान करती है, ख़ासतौर पर उन लाइंस में ना जहाँ कमज़ोर तरीन या नाफरमान तरीन का जिक्र है। तो इसका जो आंसर है, नेचर लव्स ऑल हर चिल्ड्रन इवन द वीकेस्ट एंड मोस्ट नॉटी वंस, तो कुदरत अपने तमाम बच्चों से मोहब्बत करती है चाहे वो कमज़ोर हो या नाफरमान। शी इज़ पेशेंट एंड नेवर जजेस देम, तो वो सब्र करती है और कभी इन पर फैसला नहीं सुनाती। शी ट्रीट्स ऑल विद जेंटल केयर एंड लव, वो सबके साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आती है। दिस शोज नेचर्स अनकंडीशनल लव, तो ये कुदरत की ना बेलौस मोहब्बत को जाहिर करता है। नेक्स्ट में रीडिंग और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स में रीडिंग कंप्रीहेंशन जो है ना क्वेश्चंस, तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम और मैसेज कन्वेड बाय एमिली डिकिंसन इन मदर नेचर, तो एमिली डिकिंसन ने ना मदर नेचर नज़म में मरकज़ी ख्याल या पैगाम क्या दिया है? इसका जो आंसर है, द पोइम शोज नेचर एज अ काइंड एंड केयरिंग मदर, तो नज़म में ना कुदरत को एक मेहरबान और ख्याल रखने वाली माँ के तौर पर पेश करती है। शी वॉचेज ओवर इवन द स्मॉलेस्ट क्रिएचर्स विद लव, वो छोटे से छोटे जानदार का भी मोहब्बत से ख्याल रखती है। शी कंट्रोल्स द वाइल्ड जेंटली एंड ब्रिंग्स पीस एंड रेस्ट, वो जंगली चीज़ों को नरमी से काबू में रखती है और सुकून और आराम लाती है। दिस थीम शोज नेचर्स पेशेंट लविंग एंड गाइडिंग रोल, तो ये ख्याल जो है कुदरत के सब्र, मोहब्बत और रहनुमाई वाले किरदार को जाहिर करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ डज द पोइट डिपिक्ट नेचर्स एक्शन ड्यूरिंग द टाइम व्हेन ऑल द चिल्ड्रन स्लीप, जब तमाम बच्चे सो जाते हैं तो शायरा कुदरत के अमल को कैसे बयान करती है? इसका जो आंसर है, द पोइट शोज नेचर एज ए काम एंड जेंटल एट नाइट, तो शायरा रात के वक्त कुदरत को पुरसकून और नरम मिजाज दिखाती है। शी लाइट्स अप द स्टार्स लाइक लैम्प्स क्वाइटली वाचिंग ओवर, तो वो सितारों को चिराग की तरह ना रोशन करती है और खामोशी से निगरानी करती है। इवन वाइल द वर्ल्ड स्लीप्स शी कीप्स केयरिंग एंड प्रोटेक्टिंग, जब दुनिया सो रही होती है तब भी वो ख्याल और हिफाजत करती रहती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक्सप्लोर द मेटाफोरिकल मीनिंग बिहाइंड द लाइन हर गोल्डन फिंगर ऑन हर लिप वेल्स साइलेंस एवरीवेयर, व्हाट डज इट सजेस्ट अबाउट नेचर्स रोल, तो ये जो लाइन्स है ना, ये जो लिखी गई हैं, तो इसमें क्या जो है इस्तारा मतलब को ना वाज़ी करना है, उसको मेटाफोरिकल मीनिंग उसके बताने, और ये कुदरत के किरदार के बारे में क्या बताती है? इसका जो आंसर है, द लाइन मीन्स नेचर आस्क्स फॉर साइलेंस एंड अ सॉफ्ट जेस्टर, तो ये लाइंस जो है ये जाहिर करती हैं कि कुदरत नरमी से खामोशी का इशारा देती है। लाइक अ मदर कामिंग हर चिल्ड्रन शी ब्रिंग्स पीस, तो जैसे माँ अपने बच्चे को चुप करवाती है वैसे ही वो सुकून लाती है। इट शोज हर क्वाइट पावर एंड कंट्रोल ओवर द वर्ल्ड, तो ये इसकी खामोश ताकत और दुनिया पर नरमी से काबू पाने को जाहिर करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रिफ्लेक्ट on the use of nature elements, squirrel, bird, cricket, flower in the poem. How do they contribute to the overall message? नज़म में कुदरत के अनासिर गिलहरी, परिंदा, झींगर, फूल के इस्तेमाल पर गौर करें। ये अनासिर नज़म के पैगाम में कैसे मदद देते हैं? इसका जो आंसर है, these creatures show the different kinds of life nature cares for, तो ये मखलूक़ात दिखाती हैं कि कुदरत मुख्तलिफ़ किस्म की ज़िंदगी का ख्याल रखती है। Some are active, some are quiet, but all are
loved। तो कुछ मुतारिक हैं, कुछ खामोश हैं, लेकिन सबसे मोहब्बत की जाती है। They help show nature's equal love and care for all। तो ये जाहिर करते हैं कि कुदरत सबके साथ बराबर मोहब्बत और ख्याल रखती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, how does Emily Dickinson portray the duality of nature's character, gentle mother and enforcer of silence। तो एमिली डिकिंसन जो है कुदरत के दोहरे किरदार, नरमी भरी माँ और खामोशी नाफिज करने वाली को ना कैसे बयान करती है। इसका जो आंसर है, शी शोज नेचर एज बोथ लविंग एंड क्वाइटली पावरफुल। वो कुदरत को मोहब्बत करने वाली और खामोशी से ना ताकतवर दिखाती हैं। तो नेचर गिव्स केयर एंड लव बट आल्सो ब्रिंग साइलेंस एंड ऑर्डर। तो कुदरत मोहब्बत और ख्याल देती है, लेकिन खामोशी और नज़म भी कायम करती है। दिस बैलेंस शोज हर काइंड हार्ट एंड स्ट्रॉन्ग रोल। तो ये तवाज़ुन इसके मेहरबान दिल और मजबूत किरदार को जाहिर करता है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एंटोनिम, डेनोटेशन और कॉनोटेशन से रिलेटेड। तो प्रोवाइड द एंटोनिम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो दैट इज एल में ना अल्फाज के मतज़ाद लिखने हैं, उलट जो होते हैं ना, ऑपोजिट। तो यहाँ पे वर्ड है, फिर उनके साथ एंटोनिम्स दिए हुए हैं। जेंटलेस्ट, हार्डेस्ट यानी नरम तरीन के सामने सख्त तरीन। फिर इम्पेशेंट, पेशेंट यानी बेसब्र और साबिर जो है। टिमिड, बोल्ड, डरपोक और दिलेर। फिर रैम्पेंट, कंट्रोल्ड, बेकाबू और काबू में। इनफाइनाइट, फाइनाइट, लामहदूद और महदूद। नेक्स्ट में प्रोवाइड द डेनोटेशन लिटरल मीनिंग फॉर द वर्ड्स बिलो। तो इन अल्फाज की ना लुग़वी जो मीनिंग है वो बताने हैं, जो लुगत के मुताबिक होते हैं ना, डिक्शनरी मीनिंग वो बताने हैं। तो वर्ड है, तो डेनोटेशन है उनके साथ। आइल्स जो है, नैरो पैसेज बिटवीन रोज ऑफ सीट्स यानी नशिस्तों के दरमियान जो रास्ता होता है। उसके बाद शेल्व्स और अदर ऑब्जेक्ट्स एज इन थिएटर और सुपरमार्केट। इसके अलावा जैसे ये दीगर अशिया के दरमियान तंग रास्ते हैं ना, जैसे थिएटर या सुपरमार्केट में दरमियान में जो चलने वाले रास्ते होते हैं। असेंबली जो है, a group of people gathered together in one place for a common purpose। तो ये एक ऐसी जगह पर ना किसी मुश्तरका मकसद के लिए जमा होने वाले लोगों का ग्रुप जो होता है। लैंप्स जो है, डिवाइसेस दैट गिव्स ऑफ लाइट यानी वो आलात जो रोशनी देते हैं। स्काई, द स्पेस अबव द अर्थ विजिबल फ्रॉम द ग्राउंड, ज़मीन के ऊपर का वो स्पेस का हिस्सा ना जो हमें नज़र आता है। तो साइलेंस, द एब्सेंस ऑफ साउंड, आवाज़ का ना होना या खामोशी जो है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक्सप्लोर द कॉनोटेशंस, इमोशनल और एसोसिएटिव मीनिंग्स जो होते हैं ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोइम। तो इसमें सबसे पहले जो है फीबलेस्ट, फ्रेजिलिटी, वल्नरेबिलिटी यानी कमज़ोरी, नरमी या लाचारी। फिर इम्पीचुअस जो है, पैशन, रेकलेसनेस यानी जज्बा, जल्दबाजी या बेहतियाती। फिर अफेक्शन जो है, वार्मथ, लव, मोहब्बत, प्यार या खुलूस जो है ना, मुखलिस जज्बात वगैरह। तो माइन्यूटेस्ट, स्मॉलेस्ट, लीस्ट सबसे छोटा, बहुत मामूली। बेंडिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, सबमिशन, लचक या अताअत जो है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चूज द एंटोनिम्स फॉर ईच वर्ड। तो हर के लिए ना एंटोनिम जो है वो चूज करना है। तो जैसे असेंट का डिसेंट, ऊपर जाना, नीचे आना। राइज, फॉल, बुलंद होना, गिरना। डिसेंट, असेंट यानी नीचे आना, ऊपर जाना। फिर एक्सपेंड, कॉन्ट्रैक्ट, फैलना, सुकड़ना। फिर कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, राब्ता और अलहदगी। एनलार्ज, श्रिंक, बढ़ना या छोटा होना, कम होना। फिर कॉन्क्वर, सरेंडर, फतह करना, हार मानना। फिर सरेंडर, कॉन्क्वर, हार मानना, फतह करना। डोमिनेट, सबमिट, गलबा पाना, अतात करना। फिर सरेंडर और कॉन्कर, हार मानना, फतह करना। मॉडर्न, प्रिमिटिव, जदीद, कदीम या पुराना। फिर प्रिमिटिव, मॉडर्न, कदीम, जदीद। ये मतलब वो दो थे ना वर्ड, तो उनके उलट भी लिखे हुए हैं साथ। इंटेंस, माइल्ड, शदीद और फिर नरम। माइल्ड का फिर इंटेंस होगा। फिर फियरस, जेंटल यानी गजबनाक, सख्त, उसका जो है वो नरम और मेहरबान। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ड अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। जुमले के मतलब के मुताबिक दुरुस्त लफ्ज़ जो है वो मुंतखब करना है। द सनसेट्स पेंटिंग द स्काई इन विविड कलर्स आर अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइट। तो इसमें जो है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये सिलेक्ट करना है। जो गरूब आफ्ताब जो है ना, जो आसमान को चमकदार रंगों से रंगते हैं, एक गैर मामूली मंजर है। इसी तरह नेक्स्ट जो ये स्टेटमेंट है, हिज पेशेंट सीम्स टू डिक्रीज एज द वेट बिकेम
longer। तो इसमें डिक्रीज जो है ये सिलेक्ट करना है। तो जैसे जैसे इंतज़ार तवील होता गया इसका सब्र जो है कम होता महसूस हुआ। नेक्स्ट में द रिवर फ्लोड जेंटली, इट्स करंट काम एंड serene। तो दरिया जो है इसमें काम जो है ये सिलेक्ट करना है। दरिया आहिस्तगी से बह रहा था, इसका जो बहाव था ना पुरसकून और खामोश था। नेक्स्ट में इन द डेजर्ट द टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे कैन बी एक्सट्रीम रीचिंग ओवर 100 डिग्रीज। तो सहरा में ना यहाँ पे ये जो एक्सट्रीम है ये सिलेक्ट करना है। सहरा में दिन के वक्त दर्जा हरारत शदीद हो सकता है जो 100 डिग्री तक से तजावुज़ कर जाता है। नेक्स्ट में द पॉलिटिशियन स्पीच वॉज फिल्ड विद एम्प्टी प्रोमिसेस। तो यहाँ पे एम्प्टी जो है ये सिलेक्ट करना है, बट फ्यू वर फुलफिल्ड। तो सियासतदान की तकरीर खोखले वादों से भरी हुई थी लेकिन चंद ही पूरे हुए। नेक्स्ट में जो एक्सरसाइज में मेटाफर्स का हेडिंग है जो ग्रामर से रिलेटेड है। अ मेटाफर इज अ वे टू कंपेयर टू थिंग्स विदाउट यूजिंग लाइक और एज। इट सेज वन थिंग इज अनदर टू एक्सप्लेन एन आइडिया इन अ क्रिएटिव वे। तो ये जो मेटाफर्स है एक ऐसा ना अंदाज़े बयान है जिसमें दो मुख्तलिफ चीज़ों का ना जब हम कंपैरिजन करते हैं लेकिन लाइक और एज को यूज़ किए बगैर, तो एक चीज़ को दूसरी चीज़ कहा जाता है ताकि बात को दिलचस्प और वाज़ेह बनाया जा सके। जैसे ये एग्जांपल है, टाइम इज़ अ थीफ, यानी वक्त एक चोर है। तो दिस मेटाफर मीन्स दैट टाइम passes quickly and can take away precious moments from our lives without us noticing। तो इसका मतलब है ना कि वक्त खामोशी से गुजर जाता है और हमारी कीमती यादें और लम्हे चुरा लेता है। द क्लासरूम वाज अ जू। क्लासरूम जो है ना एक चिड़िया घर था। दिस मेटाफर मीन्स द क्लासरूम वाज वेरी नॉइजी एंड क्वाइटिक जस्ट लाइक अ जू फुल ऑफ लाउड एनिमल्स। तो इसका मतलब है कि क्लासरूम में बहुत शोर शराबे और बदनज़मी से भरा हुआ था जैसे एक चिड़िया घर हो। तो कंप्लीट द मेटाफर। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इनमें कंप्लीट करने ये। तो टाइम इज़ अ रिवर, तो यहाँ पे रिवर सेलेक्ट करना है। तो वक्त एक दरिया की मानिंद है। फिर लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसन। तो यहाँ पे मेडिसन सेलेक्ट करना है कि हंसी हिसाब से बेहतरीन दवा है। द क्लासरूम वाज अ हाइव ऑफ बजिंग बीज। तो क्लासरूम जो है भिनभिनाहट करती मक्खियों का एक छत्ता था। तो यहाँ पे हाइव जो है ये सिलेक्ट करना है। तो हिज वर्ड्स वर अ एंकर इन द स्टॉर्म ऑफ कन्फ्यूजन। तो यहाँ पे एंकर जो है ये सिलेक्ट करना है। उसके अल्फाज उलझन के तूफान में ना एक लंगर की मानियत थे, यानी ये वो वाली जगह को कहते हैं ना लंगर, जहाँ पे जहाज़ आके रुकते हैं ना, स्पेशल जगह बनाई जाती है पोर्ट पे। तो नेक्स्ट में ये जो है क्रिएट करनी है मेटाफर जो है। कंपेयर द फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट टू अ डिफ्लेटेड बैलून। तो डिफ्लेटेड बैलून यहाँ लगा लें। तो मायूसी के एहसास को हवा से खाली गुब्बारे से तशबीह दें। इसी तरह डिस्क्राइब अ सक्सेसफुल टीम एज अ वेल ऑयल्ड मशीन। तो यहाँ पे वेल ऑयल्ड मशीन यूज़ कर लें। एक कामयाब टीम को अच्छी तरह से चलने वाली मशीन के तौर पर बयान करें। फिर पोर्ट्रे द नाइट स्काई एज अ ब्लैंकेट ऑफ डायमंड्स। तो यहाँ पे ब्लैंकेट यूज़ कर लें। तो रात के आसमां को हीरो की चादर की तौर पर पेश करने को ना। तो फिर एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ करेज यूजिंग द मेटाफर ऑफ अ फ्लेम इन द डार्क। तो यहाँ पे फ्लेम इन द डार्क यूज़ करें। तो हौसले के ख्याल को ना अंधेरे में शोले इसके ना इस्तारे के तौर पे बयान करें। फिर आइडेंटिफाई द मेटाफर इन द सेंटेंस। तो यहाँ पे ना ये पहचानना है कि कौन सा जो है मेटाफर है। पहले जो है द न्यूज़ स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर थ्रू द स्मॉल टाउन। तो यहाँ पे वाइल्ड फायर सेलेक्ट करना है, यानी खबर छोटे शहर में जंगल की आग की तरफ फैल गई। फिर हर वॉइस वाज म्यूज़िक टू हिज ईयर्स। तो यहाँ पे म्यूज़िक सेलेक्ट करना है, उसकी आवाज़ इसके कानों के लिए मौसीकी थी। द सिटी नेवर स्लीप्स। यहाँ पे स्लीप्स जो है ये सिलेक्ट करना है, वो शहर जो कभी सोता नहीं। द टाइम इज़ अ थीफ स्टीलिंग मोमेंट्स फ्राम आवर लाइव्स। तो यहाँ पे थीफ जो है ये सिलेक्ट करना है। वक्त एक चोर की मानिंद है ना, जो हमारी ज़िंदगी के लम्हे चोरी करता है। नेक्स्ट में जो पर्सोनिफिकेशन की हेडिंग है। पर्सोनिफिकेशन इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच नॉन ह्यूमन बींग्स आर गिवन ह्यूमन क्वालिटीज़। तो पर्सोनिफिकेशन जो है ये एक तशबीह है ना एक तरह से, जिसमें हम गैर जानदार चीज़ों को ना नॉन लिविंग बींग्स को इंसानों वाली खूबियाँ देते हैं। द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। तो हवा ने दरख्तों के दरमियान से सरगोशी की, जैसे कान में बात नहीं करते। तो हेयर द विंड इज डिस्क्राइब्ड एज इट कैन विस्पर लाइक अ ह्यूमन। तो यहाँ पे हवा को ना इंसान की तरह सरगोशी करने वाली बताया गया है। नेक्स्ट में जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, आइडेंटिफाई द पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन को आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट जो सेंटेंस है द स्टार्स है इसमें,
जो पर्सोनिफिकेशन है, डेंस्ड इन द मिडनाइट स्काई, तो सितारे आधी रात के आसमान में ना उन्होंने रक्स किया। द विंड विस्पर्ड सीक्रेट्स थ्रू द ट्रीज, तो यहाँ पे द विंड जो है, जो पर्सोनिफिकेशन, तो हवा जो है दरख्तों के दरमियान राजों की सरगोशी करती है। नेक्स्ट में द सन को सिलेक्ट करना है। स्माइल डाउन ऑन द बीच, सूरज साहिल पर मुस्कुरा रहा था। यहाँ पे नेक्स्ट जो सेंटेंस है इसमें टाइम को सिलेक्ट करना है। फिर मार्चेस ऑन नेवर लुक बैक, तो वक्त जो है आगे बढ़ता है, पीछे मुड़कर नहीं देखता। फिर नेक्स्ट में ना क्रिएट करनी है पर्सोनिफिकेशन। गिव ह्यूमन क्वालिटीज टू द रेन, तो इसका जो आंसर है द रेन टिपटोज अक्रॉस rooftops, whispering lobbies to window panes, then giggles in splashes as it dances along the pavement। तो बारिश जो है चुपके से ना चलती है छतों पर, लोरियां सुनाती है खिड़कियों को, फिर कह कहे लगाती है ना, जैसे छींटे उसके गिरते, जैसे फर्श पर रक्स कर रही हो। फिर पर्सोनिफाई अ माउंटेन एंड डिस्क्राइब इट्स एक्शंस, तो माउंटेन को पर्सोनिफाई करना है। एट डॉन द माउंटेन स्ट्रेचेस इट्स ग्रैंड शोल्डर्स, jens a deep echo through the valley and stands watch with proud silent resolve। तो सुबह के वक्त ना पहाड़ अपने पथरीले कंधे जो है फैलाता है, वादी में गहरी जमाई लेता है और फ़ख्र और खामोशी से ना निगरानी करता है। तो नेक्स्ट में ना इमेजिन अ कन्वर्सेशन बिटवीन द मून एंड द स्टार्स। तो मून वाई डू यू ट्रेम्बल इन माई लाइट डियर स्टार्स, तो चांद है प्यारे सितारों तुम मेरी रोशनी में क्यों कांपते हो। स्टार्स वी ट्रेम्बल इन आउ ऑफ योर जेंटल ग्लो, फॉर एवरी लॉस्ट सोल फाइंड कम्फर्ट इन योर सिल्वर एम्ब्रेस। तो सितारे जो हैं हम तुम्हारी नरम रोशनी के खौफ और ताज्जुब से कांपते हैं, क्योंकि हर खोई हुई रूह तुम्हारी चांदी जैसी आगोश में सुकून पाती है। फिर नेक्स्ट में ना डिपिक्ट अ रिवर एज इट हैज़ थॉट्स एंड फीलिंग्स। तो द रिवर sighs with relief as it slips over smooth stones, dreams of its mountain top origins and shivers with excitement at the promise of the open sea। तो दरिया जो है राहत से सांस लेता है जब वो हमवार पत्थरों पर फिसलता है, अपने पहाड़ के ना आगाज के ख्वाब देखता है और खुले समंदर के वादे पर जोश से कांपता है। नेक्स्ट में जो क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पर्सोनिफिकेशन इन द सेंटेंस, तो यहाँ पे बतानी है कि पर्सोनिफिकेशन क्या है। फर्स्ट जो सेंटेंस है इसमें द ओल्ड हाउस ग्राउंड, ये पर्सोनिफिकेशन है एज इट वर इन पेन, तो पुराना मकान जो है कराहा, जैसे वो दर्द में हो, कराहना जो है। सेकंड जो सेंटेंस है द फ्लावर्स नोडेड, ये इसमें है, ये सिलेक्ट करना है इसमें। तो इन द एग्रीमेंट विद द जेंटल ब्रीज, तो फूलों ने सर हिलाया जैसे वो नरम हवा से मुत्तफिक हों। नेक्स्ट जो सेंटेंस है फियर नॉक्ड, ये जो है ये सिलेक्ट करना है। ऑन द डोर बट, आगे ये जो करेज अनस्टर्ड, ये भी सिलेक्ट करना है। तो खौफ ने ना दरवाज़ा खटखटाया लेकिन हौसले ने जवाब दिया। नेक्स्ट जो सेंटेंस है द कैमरा कैप्चर द जॉय ऑफ द मोमेंट, तो इसमें कोई नहीं है ना जो हम सेलेक्ट करें एज अ पर्सोनिफिकेशन। तो नेक्स्ट जो हेडिंग है एक्सरसाइज में एलिट्रेशन जो है, एलिट्रेशन इज व्हेन वर्ड्स दैट स्टार्ट विद सेम साउंड आर यूज नियर ईच अदर। तो एलिट्रेशन जो है जब एक जैसी आवाज़ से ना शुरू होने वाले अल्फाज एक दूसरे के करीब होते हैं। इट इज़ यूजुअली रिपीट्स द साउंड नॉट जस्ट द लेटर, तो ये आमतौर पर ना आवाज़ को दोहराती है, सिर्फ उसमें लेटर्स जो है ना हर्फ वो नहीं हो मतलब दोहराए जाते। तो फॉर एग्जाम्पल फिशिंग फ्लीट इज एलिट्रेशन बिकॉज बोथ वर्ड्स बिगिन विद द सेम एफ साउंड। तो मिसाल के तौर पर ना ये जो दोनों वर्ड्स हैं ये एलिट्रेशन है क्योंकि दोनों में एफ की आवाज़ जो है वो स्टार्ट में है। बट cheerful cop जो है इज नॉट एलिट्रेशन, इट हैज़ द सेम लेटर बट नॉट द सेम साउंड। तो इसमें दोनों जो जैसे ये चेयरफुल और कॉप है ना, इसके स्टार्टिंग लेटर तो सेम है लेकिन इनकी साउंड सेम नहीं है, तो इस वजह से ये एलिट्रेशन नहीं है। फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है कि ब्लैंक्स को फिल आउट करना है। द एलिगेंट, फर्स्ट वाली में एलिगेंट को सिलेक्ट करना है। ईगल सोड थ्रू द स्काई, तो आसमान पर खूबसूरत उकाब जो है बुलंद परवाज हुआ ना। फिर नेक्स्ट जो है द वाइल्ड वेव्स क्रैश्ड अगेंस्ट द शोर, तो इसमें वाइल्ड सेलेक्ट करना है, बिखरी हुई लहरें साहिल से टकरा गईं।
नेक्स्ट में ना द थॉटफुल टीचर पेशेंटली एक्सप्लेन द लेसन, तो इसमें थॉटफुल जो है ये सिलेक्ट करना है। तो फिक्रमंद उस्ताद ने सबक को सब्र से समझाया। नेक्स्ट में आइडेंटिफाई एंड अंडरलाइन द एलिटरेटिव वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, तो इसमें जैसे लिखा है ना कि 5 फेस्टी फ्लाइंस फ्लॉक्ड इन द गार्डन, तो यहाँ पे ये जो 5 फेस्टी फ्लाइंस फ्लॉक्ड है इन सब को सिलेक्ट करना है। और ऑल वर्ड्स बिगनिंग विद द एफ साउंड, क्योंकि इसके सारे जो ये वर्ड है एफ साउंड इसमें आ रही है और स्टार्टिंग में ना ये सारे हैं। द बिजी बीज बज्ड अराउंड द ब्लूमिंग फ्लावर्स, तो इसमें बिजी बीज बज्ड और ब्लूमिंग जो है ऑल वर्ड्स बिगनिंग विद द बी साउंड, तो इनमें सब में ना बी साउंड से ये स्टार्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट में वोकैबुलरी और ग्रामर का जो पार्ट है उसमें ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स जो हैं। पहले ट्रांजिटिव वर्ब जो है, अ ट्रांजिटिव वर्ब नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, तो ट्रांजिटिव जो वर्ब होता है उसको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। उसके बाद इसकी जैसे एग्जांपल है ना, द डॉग चेज्ड द कैट, इसमें जो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है, तो इफ़ यू जस्ट से द डॉग चेज्ड इट डजंट मेक सेंस, तो अगर आप सिर्फ ये कहेंगे ना कि कुत्ते ने पीछा किया तो इसका कोई मानी सही नहीं बनता ना। तो पीपल विल आस्क चेज्ड व्हाट, तो लोग पूछेंगे ना कि किस चीज़ का पीछा किया, तो दिस मीन्स चेज्ड इज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब फॉलोइंग द सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी SVO पैटर्न जो है इस तरतीब पर अमल करता है। फिर जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, एंड इंट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट टू मेक सेंस, तो एक इंट्रांजिटिव वर्ब को अपना मीनिंग या मानी कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। जैसे द ओल्ड मैन फेल्ट वीक, तो इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है और कॉम्प्लीमेंट है ना, यानी ये बूढ़ा आदमी जो कमज़ोर महसूस कर रहा है। द वर्ब फेल्ट जो है कनेक्ट्स द सब्जेक्ट टू द कॉम्प्लीमेंट एंड डजंट नीड एन ऑब्जेक्ट, तो इसमें ये जो वर्ब है ये महसूस किया, वर्ब जो है ये महसूस किया, तो इसको जो सब्जेक्ट को ना तकमील से जोड़ता है और उसे मफूल की ना ज़रूरत नहीं है, यानी उसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट में जो क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द वर्ब टाइप, यानी ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, तो फर्स्ट वाला जो है शी एट द डिलीशियस केक, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है और यहाँ पे अंडरलाइन भी किया गया है, मेंशन भी किया गया है साथ साथ। द कैट जंप्ड ऑन टू द विंडो सिल, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, जैसे बिल्ली खिड़की के दहाने पर ना कूद गई। ही बिल्ड अ सैंड कासल ऑन द बीच, ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसमें ये जो बिल्ट है ना इसके थ्रू मेंशन किया गया है कि इसने साहिल पर एक रेत का किला बनाया था। रिवर फ्लोड स्विफ्टली, ये इंट्रांजिटिव है और दरिया तेज़ी से बहा। द म्यूज़िक प्लेड सॉफ्टली इन द बैकग्राउंड, ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये इसके प्लेड के थ्रू, तो पस मंज़र में ना मौसीकी आहिस्ता से बज रही थी। फिर सारा बॉट अ न्यू ड्रेस फॉर द पार्टी, ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है, ये बॉट के थ्रू, तो सारा ने ना पार्टी के लिए एक नया लिबास जो है वो ख़रीदा। फिर डिटरमाइन द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुमलों में ना इसमें ऑब्जेक्ट जो है उसकी निशानदेही करना है। तो शी रीड्स अ बुक, तो यहाँ पे बुक जो है ऑब्जेक्ट है, वो एक किताब पढ़ती है। इसी तरह नेक्स्ट जो है द विंड ब्लू द लीव्स, तो यहाँ पे द लीव्स जो है ना पत्ते, ये ऑब्जेक्ट है, हवा ने पत्ते उड़ा दिए। यहाँ पे नेक्स्ट में जो है ही रोट अ लेटर, उसने एक ख़त लिखा, तो यहाँ पे लेटर जो है ये ऑब्जेक्ट है। उसके बाद दे पेंटेड द फेंस ब्लू, उन्होंने बाड़ को ना नीला रंग किया, तो यहाँ पे दो द फेंस जो है बाड़ वो जो है ये ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट में क्रिएट सेंटेंसेस विद बोथ टाइप्स, तो दोनों इकसाम के जुमले बनाने। राइट अ सेंटेंस विद अ ट्रांजिटिव वर्ब, तो ट्रांजिटिव वर्ब के साथ एक जुमला लिखना है, तो इसमें शी बेक्ड अ केक, तो ये बेक्ड की वजह से ना उसने एक केक बेक किया। फिर राइट अ सेंटेंस विद एन इंट्रांजिटिव वर्ब, तो इंट्रांजिटिव वर्ब के लिए ना जुमला बनाना है, तो ही स्लीप्स पीसफुली, वो सुकून से सोता है, और यहाँ मेंशन किया गया है कि क्यों है ये इंट्रांजिटिव वर्ब। तो राइट एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूजिंग ट्रांजिटिव वर्ब, तो यहाँ पे ये जो है ट्रांजिटिव वर्ब का इस्तेमाल करते हुए ना एक सवालिया जुमला जो है वो बनाना है। तो डिड यू फिनिश योर होमवर्क, यहाँ पे फिनिश के थ्रू ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है,
यूजिंग ट्रांजिटिव वर्ब। तो क्या तुमने अपना होमवर्क मुकम्मल किया? राइट एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूजिंग इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इंट्रांजिटिव वर्ब को इस्तेमाल करते हुए ना एक इंटरोगेटिव यानी सवालिया जुमला लिखना है। डिड शी अराइव ऑन टाइम, क्या वो वक्त पर पहुंची? और यहाँ पे भी अराइव जो है वो मेंशन किया गया है। फिर फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन, प्रपोजिशन लगानी है। फर्स्ट वाला जो है शी वॉक्ड, यहाँ पे थ्रू यूज़ करना है। द पार्क टू मीट हर फ्रेंड्स, तो वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए ना पार्क के अंदर से चल के आई। नेक्स्ट जो है द कैट जंप्ड ऑन द टेबल, तो यहाँ पे ऑन इस्तेमाल करना है। बिल्ली मेज़ पर ना कूद गई। द एयरप्लेन फ्लू अबव द क्लाउड्स, यहाँ पे अबव यूज़ करना है। तो हवाई जहाज़ जो है बादलों के ऊपर उड़ा। दे सेल्ड अराउंड द आइसलैंड, उन्होंने जजीरे के गिर्द सफ़र किया। अराउंड इस्तेमाल करना है इसमें। द हाइकर क्लाइम्ड अप द माउंटेन, पैदल जो चलते हैं ना, हाइकिंग जो करते हैं, वो पहाड़ पर न चढ़ा। यहाँ पे अप इस्तेमाल करना है। द ट्रेन ट्रेवल्स थ्रू द टनल, तो यहाँ थ्रू इस्तेमाल करना है। ट्रेन सुरंग के ज़रिए ना सफ़र करती है। द बॉल रोल्ड अक्रॉस द स्ट्रीट, गेंद गली के पार ना लुढ़क के गई ना, यूँ रोलिंग करके। तो अक्रॉस यूज़ करना है इसमें। ही स्वाइम अक्रॉस द रिवर टू रीच द अदर साइड, वो दरिया के पार ना तैर के दूसरी तरफ पहुंचा। तो इसमें अक्रॉस यूज़ करना। द किड्स रैन टू द स्कूल बस, बच्चे स्कूल बस की तरफ भागे। तो इसमें टू इस्तेमाल करना है। फिर शी प्लेस्ड द कीज़ ऑन द टेबल, उसने चाबियाँ मेज़ पर रखी। तो ऑन इस्तेमाल करना है इसमें। तो वी वॉक थ्रू द फॉरेस्ट एंड डिस्कवर्ड अ हिडन लेक, तो हमने जंगल से गुजर करना एक छुपी हुई झील दरियाफ्त की। तो इसमें थ्रू इस्तेमाल करना। द रिवर फ्लोज थ्रू द माउंटेन्स, तो इसमें भी थ्रू इस्तेमाल करना है। दरिया जो है पहाड़ों के दरमियान बहता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट और डायरेक्शन ना। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट वाला है ना, दे वॉक्ड, यहाँ पे ना थ्रू यूज़ करना है। द पार्क, वो पार्क के अंदर से चले। फिर द बर्ड्स फ्लू ओवर द स्काई, तो यहाँ पे ओवर सेलेक्ट करना है। परिंदे आसमान के ऊपर से उड़े। द कार ड्रोव थ्रू द टनल, तो यहाँ पे थ्रू इस्तेमाल करना है। गाड़ी जो है वो सुरंग से गुजरी ना, उसके अंदर से मतलब। ही जंप्ड इनटू द पूल, इसमें इनटू इस्तेमाल करना है, वो तालाब में कूदा। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है एक्टिव और पैसिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस जो है, इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन, तो एक्टिव वॉइस में ना जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन यानी अमल का काम करता है। द स्ट्रक्चर जो है पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। तो इसकी एग्जांपल जो है द कैट चेज्ड द माउस, तो यहाँ सब्जेक्ट कैट है और चेज जो है ये वर्ब है और द माउस जो है ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस जो है, इन पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन। तो इसमें क्या होता है कि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट तो होता है वो रिसीव करता है यानी वसूल करता है ना एक्शन को। इसका जो स्ट्रक्चर है पहले ऑब्जेक्ट यानी नाउन प्लस फिर ऑक्सिलरी वर्ब फिर लेक्सिकल वर्ब और बाय फिर सब्जेक्ट या नाउन जो है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, ये आपका फार्मूला समझ लें इसका। फिर जो एग्जांपल है द माउस वाज चेज्ड बाय द कैट, इसमें ये जो द माउस है ऑब्जेक्ट नाउन है और वाज जो है ये एक्सिलरी वर्ब है और चेज जो है लेक्सिकल वर्ब है और बाय द कैट जो है ये सब्जेक्ट नाउन है। तो इसकी जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है चेंज द फॉलोइंग एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस टू पैसिव वॉइस। तो इसमें फर्स्ट जो है द शेफ प्रिपेयर्स अ डिलीशियस मील, यानी शेफ़ एक मज़ेदार खाना तैयार करता है। तो इसका जब बनाएंगे पैसिव वॉइस, अ डिलीशियस मील इज़ प्रिपेयर्ड बाय द शेफ़, एक मज़ेदार खाना शेफ़ के ज़रिए बनाया गया। शी विल कंप्लीट द असाइनमेंट, वो असाइनमेंट मुकम्मल करेगी। द असाइनमेंट विल बी कंप्लीटेड बाय हर, असाइनमेंट उसके ज़रिए मुकम्मल किया जाएगा। समवन इज़ पेंटिंग द फेंस, कोई बार पेंट कर रहा है। द फेंस इज़ बीइंग पेंटेड बाय समवन, तो बार किसी के ज़रिए पेंट की जा रही है। They have cancelled the event, उन्होंने इवेंट मनसूख कर दिया है। The event has been cancelled by them, इवेंट इनके ज़रिए मनसूख कर दिया गया है। The students completed the project, तलबा ने प्रोजेक्ट मुकम्मल किया। The project was completed by the students, प्रोजेक्ट तलबा के ज़रिए मुकम्मल किया गया। The chef prepared a delicious meal, शेफ़ ने ना मज़ेदार खाना बनाया। A delicious meal was prepared by the chef, एक मज़ेदार खाना शेफ़ के ज़रिए तैयार किया गया। The gardener trims the bushes every week, तो माली हर हफ्ते ना झाड़ियों को काटता है। The bushes are trimmed every week by the gardener, तो झाड़ियों को हर हफ्ते माली के ज़रिए काटा जाता है। Change the following passive voice sentences to
एक्टिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस गिवन है, इनको एक्टिव वॉइस में तब्दील करना है। द केक वॉज बेक्ड बाय मैरी, तो केक जो है वो मैरी ने बेक किया। फिर मैरी बेक द केक, मैरी ने केक बेक किया। उसके बाद अ न्यू सॉन्ग इज़ बीइंग संग बाय द कॉयर, तो एक नया गाना ना कोर्स के ज़रिए गाया जा रहा है। द कॉयर इज़ सिंगिंग अ न्यू सॉन्ग, कोर्स एक नया गाना जो है वो गा रहा है। द रिपोर्ट हैज़ बीन रिटन बाय द मैनेजर, रिपोर्ट मैनेजर के ज़रिए लिखी गई। द मैनेजर हैज़ रिटन द रिपोर्ट, मैनेजर ने रिपोर्ट लिखी। द केक वॉज बेक्ड बाय मैरी, तो केक जो है वो मैरी ने बेक किया, मैरी बेक द केक। ये मतलब रिपीट हुए हुए एक दो जुमले। अ न्यू सॉन्ग इज़ बीइंग संग बाय द कॉयर, एक नया गाना जो था वो कॉयर्स के ज़रिए गाया जा रहा है। द कॉयर इज़ सिंगिंग अ न्यू सॉन्ग, तो कॉयर जो है एक नया गाना गा रहा है। द रिपोर्ट हैज़ बीन रिटन बाय द मैनेजर, रिपोर्ट जो है मैनेजर के ज़रिए लिखी गई है। द मैनेजर हैज़ बीन रिटन द रिपोर्ट। द डोर वाज ओपन बाय जॉन, दरवाज़ा जॉन के ज़रिए खोला गया। जॉन ओपन द डोर, जॉन ने दरवाज़ा खोला। आइडेंटिफाई वेदर द गिवन सेंटेंस इज़ एक्टिव और पैसिव, तो इनमें से सिर्फ निशानदेही करनी है कि कौन सा एक्टिव है कौन सा पैसिव है। द टीचर एक्सप्लेन द लेसन, उस्ताद ने सबक समझाया, ये एक्टिव है। इसी तरह अ ब्यूटीफुल सॉन्ग वाज संग बाय द कॉयर, तो एक खूबसूरत गाना जो था वो कॉयर के ज़रिए गाया गया, ये पैसिव है। और इसी तरह क्योंकि इसमें ये जो ख़ास निशानियाँ नहीं होती, ये बाय द कॉयर, ये आपने याद रखनी है। दे बिल्ट अ सैंड कैसल ऑन द बीच, तो उन्होंने साहिल पर रेत का किला बनाया, ये भी एक्टिव है। द मिस्टीरियस नावल वाज रिटन बाय ऑथर, पुरअसरार नावल मुसन्निफ के ज़रिए लिखा गया, तो इसमें ये वाला जो है ये पैसिव है। फिर समवन इज़ पेंटिंग द फेंस, कोई जो है वो बार पेंट कर रहा है, ये एक्टिव है। दे हैव कैंसल द इवेंट, उन्होंने इवेंट मनसूख कर दिया, ये भी एक्टिव है। द लेटर हैज़ बीन रिटन बाय सारा, ख़त सारा के ज़रिए लिखा गया, ये पैसिव है। नेक्स्ट में जो ओरल कम्युनिकेशन है, इसमें ये कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस गिविंग एंड आस्किंग फॉर डायरेक्शन, तो दी गई जो ये मतलब डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग ना पूछने के लिए, सिमत वगैरह पूछने के लिए ना जुमलों को मुकम्मल करना है। तो इसमें जैसे हे कैन यू हेल्प मी प्लीज़, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो आई एम लुकिंग फॉर द सेंट्रल लाइब्रेरी, कैन यू गाइड मी, तो मैं मरकज़ी लाइब्रेरी तलाश कर रहा हूँ, क्या आप मेरी रहनुमाई कर सकते हैं। गुड इवनिंग सर, मे आई आस्क फॉर सम हेल्प, शब बखैर, क्या मैं कुछ मदद के लिए पूछ सकता हूँ। तो हाउ डू आई गेट टू द नियरेस्ट बस स्टॉप फ्रॉम हियर, कि यहाँ से करीब तरीन बस स्टॉप पर कैसे पहुँचूँ। एक्सक्यूज़ मी मैप, could you please help me, I'm trying to find the post office, तो माफ़ कीजिएगा मैम, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं, मैं पोस्ट ऑफिस तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर पास द सिटी सेंटर रोड बाय गोइंग स्ट्रेट, देन टेक द सेकंड लेफ्ट एंड यू विल सी द म्यूज़ियम ऑन योर राइट, तो सीधे हाथ जाकर ना शहर के मरकज़ी रास्ते को अबूर करें, फिर दूसरा जो राइट साइड पे टर्न है, आपको दाएं हाथ पर ना ये म्यूज़ियम नज़र आएगा। गो अलोंग दैट रोड फॉर अबाउट 500 मीटर्स एंड देन टर्न राइट एट द ट्रैफिक लाइट्स टू रीच हॉस्पिटल, तो इस सड़क पर तकरीबन 500 मीटर चलें, यानी 500 स्टेप्स आलमोस्ट, और फिर हॉस्पिटल पहुंचने के लिए ना ट्रैफिक लाइट्स पर दाएं तरफ मुड़ें। कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस यूजिंग कन्वेंशंस ऑफ पोलाइटनेस एंड ग्रैटिट्यूड, तो शाइस्तगी और शुक्रगुजारी की रवायात का इस्तेमाल करते हुए ना दिए गए जुमलों को मुकम्मल करें। तो फर्स्ट में ना थैंक यू सो मच फॉर, यहाँ पे हेल्पिंग मी विद माई होमवर्क, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे होमवर्क में मदद करने के लिए। सेकंड जो है आई रियली अप्रिशिएट, तो यहाँ पे योर काइंड सपोर्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, तो मैं वाकई आपकी मेहरबान हमायत और समझ बूझ को ना सराहता हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर, और इसमें ना द वंडरफुल डिनर लास्ट नाइट, ना कल रात के शानदार खाने के लिए ना बहुत बहुत शुक्रिया। फिर नेक्स्ट में आई एम ग्रेटफुल फॉर योर हेल्प ड्यूरिंग माई प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन, तो मैं मेरे प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन के दौरान ना आपकी मदद का शुक्रगुजार हूँ। नेक्स्ट में जो है कुड यू प्लीज़ शो मी द वे टू द नियरेस्ट ATM, तो क्या आप बराह करम मुझे करीब तरीन ATM का रास्ता दिखा सकते हैं। नेक्स्ट में जो राइटिंग स्किल्स हैं, इसमें एक पोइम लिखी हुई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ना, द रोड नॉट टेकन, यानी वो सड़क जो नहीं चुनी गई। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड, दो सड़कें एक पीले जंगल में ना अलग हो रही थी। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और अफसोस कि मैं दोनों पर सफ़र नहीं कर सका। एंड बी
वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, और एक मुसाफिर होने की वजह से ना मैं देर तक खड़ा रहा। एंड लुक डाउन वन एज फॉर एज आई कुड, और एक को इतनी दूर तक देखा जहाँ तक मैं देख सका। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, तो जहाँ वो झाड़ियों में ना मुड़ रही थी। फिर देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर, और फिर दूसरी को लिया जो इतनी ही अच्छी थी। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद बेहतर दावा रखती थी। बिकॉज इट वर ग्रेसी एंड वांटेड वेयर, क्योंकि वो घासदार थी ना और इस्तेमाल नहीं हुई थी। डो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, अगरचे जहाँ तक इसकी बात है तो वहाँ से गुजरना, हैड वॉर्न दैम रियली अबाउट द सेम, तो इन दोनों को वाकई तकरीबन एक जैसा ही जैसे घिस नहीं जाती थी वैसे थी ना। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और दोनों एक सुबह यकसा तौर पर ना पड़ी थी। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, पत्तों में ना कोई कदम स्याह नहीं हुआ था। ओह आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, ओह मैंने पहली को किसी और दिन के लिए छोड़ दिया। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, तो फिर भी ये जानते हुए ना कि रास्ता किस तरह रास्ते से जुड़ता है। आई डाउटेड इफ़ आई शुड नेवर कम बैक, मुझे शक था कि क्या मैं कभी वापस आ सकूँगा। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ सा, तो मैं ये आह भर कर कह रहा हूँ ना। तो समवेयर एजेस एंड एजेस हैंड्स, तो कहीं सदियों बाद। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड एंड आई, तो दो सड़कें एक जंगल में अलग हुई और मैं। तो आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाय, मैंने वो रास्ता अपनाया जिस पर कम सफ़र किया गया था। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी ने सारा फ़र्क पैदा कर दिया। इससे रिलेटेड ना यहाँ पे बताया गया था कि इसकी समरी जो थी वो प्रीस्क्राइब्ड स्टेप्स के अकॉर्डिंग लिखनी थी। तो उसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं थीम है, उसके अलावा टोन है, मेन आइडिया है, और फिर जो पिन पॉइंट की लिटरेरी डिवाइसेस भी लिखी गई हैं, मेटाफर्स हैं, सिंबल्स हैं, इमोशंस हैं। और उसके अलावा ये जो पोएम है इसके स्टेंजा को अलग अलग समराइज़ किया गया है, क्योंकि यहाँ पे वो राइटिंग स्किल्स में ना थोड़ा पहले इसको बताया गया था कि इस तरह से इसको लिखना है। उसके बाद जो राइम स्कीम है और रिदम भी है, सेंट्रल थीम है, फिर इमोशनल टोन है, और सबसे लास्ट में ना जो समरी है वो भी लिखी गई है। तो अगर आपको ज़रूरत है तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से इसको रीड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर है इसकी जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीटेड है। उम्मीद है ये वीडियो, ये लेक्चर, ये नोट्स आपकी प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होंगे। अगर इस बुक से रिलेटेड मज़ीद वीडियोस या नोट्स की ज़रूरत हो तो चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। इसके अलावा वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे भी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक जो है वो प्रोवाइड किया गया है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।